अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान हुसैन सिद्दीकी फ्रॉम सिद्दीकी लॉ एसोसिएट। आज मैं बताऊंगा कि केवाईसी किस तरह फिल आउट किया जाता है। केवाईसी नो योर कस्टमर, केवाईसी फॉर्म क्या होता है, इसको किस तरह फिल आउट किया जा सकता है, मैं आपको इसको तफसील से इस पूरी वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, उसमें काफ़ी नॉइज़ थी, आवाज़ में भी प्रॉब्लम थी, और इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कि ये इस बार आप लोगों को काफ़ी अच्छी वीडियो बना के दूँ ताकि आप लोगों की थोड़ी सी रहनुमाई हो सके। और मैं आपको फर्दर बताऊँगा कि इसको किस टाइप का फिल आउट किया जाएगा। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि अब ये लाजमी हो चुका है, मतलब अब हम जब भी सर्टिफिकेट ख़रीदेंगे आपको केवाईसी सबमिट करवाना पड़ेगा। हर क्लाइंट को लाइफ में एक दफ़ा केवाईसी सबमिट करवाना पड़ेगा अगर उसके अकाउंट्स हैं। मतलब कि अब जैसे फर्दर आपने एक दफ़ा आपने केवाईसी जमा करवा दिया और आपके इसमें सेविंग्स रखी हुई हैं, सर्टिफिकेट्स रखे हुए हैं, अकाउंट्स खुले हुए हैं, तो उसके बाद आपको दोबारा लाइफ में नहीं जमा करवाना पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस कि आप अपनी सारी अमाउंट रिमूव करें, ख़त्म करें। उसके कुछ सर्टेन पीरियड के बाद आप दोबारा इन्वेस्ट करेंगे तो फिर आपको अगेन केवाईसी जमा करवाना पड़ेगा। ये वन टाइम है, इसलिए कि ये आमतौर पे नेशनल सेविंग्स बैंक ने तो अब निकाला है, ये एक बहुत पुरानी चीज़ है केवाईसी। केवाईसी हम जो भी कमर्शियल बैंक में हम जमा करवाते हैं, कभी भी अकाउंट खुलवाते हैं या रकम जमा करवाते हैं, तो वो फौरी तौर पे हमसे एग्रीमेंट मांग लेते हैं। ये भी उसी तरह का एक चीज़ है कि आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम बताएंगे। मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट बताऊंगा और इंशाल्लाह स्क्रीन के ऊपर भी मैं इसका पम्फलेट चला दूंगा और जो उसकी एप्लीकेशन है, और आप लोगों को अगर आप लोगों ने नहीं भरी तो आप भी मेरे साथ साथ इसको भरने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको फर्दर एक एक वन बाय वन पॉइंट बताऊंगा। इसमें आपने सबसे पहले अपनी पासपोर्ट साइज़ की एक पिक्चर या एक स्मॉल साइज़ की एक पिक्चर लगानी है, मतलब जिसको आप बोलें 1x1 की पिक्चर आमतौर पर मिलती है या पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर मिलती है तो वो लगा दें, वो भी एक्सेप्टेबल है। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने जो एप्लीकेशन के स्टार्ट में है, आपने सबसे पहले अपना सेंटर का नाम लिखना है। जो भी आपका सेंटर है, कराची में है, पंजाब में है, केपीके में है, जहाँ पर भी सेंटर है आपका उसका अपना नाम लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ एप्लीकेशन ज़रूर लिखना है आपने। अच्छा, अब मैं पॉइंट नंबर 1 का बता दूंगा, जहाँ पर ऑफिशियल यूज़ ओनली है, सिर्फ दफ्तर इस्तेमाल के लिए। उन्होंने आपको पूछा है कि आपका अकाउंट किस टाइप का। नंबर 1 टाइप ऑफ कस्टमर क्या है, उसमें पता चल जाएगा कि आपका कौन सा अकाउंट है। ठीक है, पर्पस ऑफ सर्टिफिकेट क्या है, मतलब कि आपका तो सर्टिफिकेट होगा सेविंग स्कीम्स का होगा, इन केस ऑफ अदर तो उसमें कोर्ट ऑर्डर या दूसरी चीज़ों का लिखने का ऑप्शन है। अच्छा, इसमें रिलेशनशिप क्या है आपका उनका इदारे के साथ, तो वो बता देंगे कि पुराना क्लाइंट है या नया क्लाइंट है। काफ़ी हद तक के मतलब आपकी शुरू में वो लोग हेल्प करके काफ़ी हद तक की चीज़ों की क्लियर कर देंगे। अगर वो कहेंगे कि अगर वो आप एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं या पहले के पुराने क्लाइंट हैं, तो वो खुद लिख देंगे इनका क्लाइंट का ये ताल्लुक है, मतलब इनका बॉन्ड नंबर ये है। अच्छा, अब मैं आपको डिटेल ऑफ एप्लीकेंट, अब यहाँ से मैं आपको शुरू करता हूँ। सबसे पहले नंबर 1 नेम, आपने अपने जो एज पर एनआईसी नाम है, जो भी एनआईसी के ऊपर अपना नाम लिखा हुआ है, आपने वो वाजे इंग्लिश के हुर्फों में बड़ा बड़ा लिखना है। जैसे आपका नाम होगा, जैसे मेरा नाम है उस्मान हुसैन सिद्दीकी एडवोकेट, लेकिन मेरे एनआईसी के ऊपर लिखा गया है उस्मान हुसैन सिद्दीकी। आपने USMAN उस्मान, फिर इसके बाद स्पेस देनी है थोड़ी सी, HUSSEIN, फिर स्पेस SIDDIQUI। इसी तरह आपने पूरा नाम अपना कंप्लीट कर देना है। अब बोले वालिद का या शौहर का नाम। अच्छा, अब हमने एनआईसी देखना है कि आपके एनआईसी के ऊपर आपके वालिद का नाम मेंशन है या शौहर का नाम मेंशन है, या अगर आप आदमी हैं तो आपके अब्बू का नाम मेंशन होगा। अगर ख़वातीन हैं, मैरिड हैं, अगर वो चाहें तो चेंज करवा चुकी हैं या नहीं चेंज करवा चुकी, तो लेकिन जो एज़ पर उस वक्त करंटली एनआईसी के ऊपर जो भी लिखा हुआ होगा नाम, आपने वही मेंशन करना है। इसलिए कि ये क्रॉस वेरिफिकेशन आपकी डिटेल्स होंगी। अगर इसमें कुछ निकल गया, मतलब इशू निकल गया, तो फिर ये रिजेक्ट हो जाएगा। फिर जिस तरह मेरे वालिद साहब का नाम अलाउल है, तो इसमें आप बड़े हल्फों में ILAUL लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह आपके फिर थर्ड आ गया मदर नेम, तो आपने अपनी मदर का नेम लिखना है इधर। ठीक है, बड़े हल्फों में लिख देना है RUBINA। जिस तरह रुबीना है तो आप रुबीना लिख सकती हैं। ठीक है, और इसके बाद आपने 4 नंबर पे लिखना है NIC। इसमें आपने अपना सास वगैरह का नाम नहीं लिखना है, अगर ख़वातीन है तो अपनी सास वगैरह, अपनी वालदा का नाम लिखना है आपने। अपने शौहर का नाम लिखेंगे,
और अपनी वालिदा का नाम लिखेंगे, ठीक है। और अगर आदमी है तो आप अपने वालिद का नाम लिखेंगे और अपनी वालिदा का नाम लिखेंगे। अच्छा, 4 नंबर पर आ गए हम CNAC के ऊपर। आपने CNAC नंबर डालना है, जो आपका CNAC एग्जिस्टिंग नंबर जो है बिल्कुल वही डालना है। अगर आपका निकॉब है या POC कार्ड है तो उसका आपने नंबर मेंशन करना है। उसमें जो डैश का फ़र्क है तो आप उसके ऊपर ही कर दिएगा, ओवरराइट कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद 5 नंबर पे CNAC एक्सपायर डेट। आपने वो जो एक्सपायर डेट जो आपकी CNAC एक्सपायर डेट होती है वो लिखना है। आप अपने CNAC को बैक साइड पर करेंगे तो 2 चीज़ें आ जाएंगी, डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायर। वो दोनों आपने मेंशन में से आपने उठानी है, डेट ऑफ एक्सपायर, ठीक है। 6 नंबर पर जेंडर आ गया, आप मेल हैं या फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर है, तो आपने तीनों के ऊपर जो भी आप उसमें क्राइटेरिया में है तो आपने वो मेंशन कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आ गया 7 नंबर के ऊपर, फिर आपने डेट ऑफ बर्थ जो एज पर NIC है आपने वो मेंशन करनी है। ये खासकर 7 नंबर उन लोगों के लिए है जो कि जिन्होंने बहबूद और पेंशन सर्टिफिकेट लिए हुए हैं। अगर दोनों ने लिए हुए सर्टिफिकेट तो आपने उस चीज़ को ज़रा एहतियात से आपने उसको लेके चलनी है। 8 नंबर पर है करंट रेजिडेंट एड्रेस, जो भी आपका मौजूदा पता है एज पर CNIC, जो भी आपके पास CNIC में मौजूद है आप कोशिश करें वही लिखें। अगर इन केस अगर 8 नंबर में अगर आप रहते कहीं और हैं, CNIC पे कुछ और मेंशन है, खासकर अगर प्रोवेंस का फ़र्क है तो फिर आप उनको एविडेंस के तौर पर आप अपना रेंट की कॉपी या नए घर की लीज की कॉपी फ़ोटो कॉपी क्रॉस करके या बिल की फ़ोटो कॉपी आप दे सकते हैं। परमानेंट एड्रेस जो आपके NIC के ऊपर लिखा गया आपने वही देना है। सिटी का नेम 9 नंबर पर आएगा, सिटी आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आएगा, प्रोविंस आ जाएगा। अगर आप सिटी कराची में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट भी आपका कराची साउथ आ जाएगा, प्रोविंस आपका सिंध आ जाएगा। इसी तरह पंजाब में रहते हैं तो आपको लाहौर आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट साउथ आ जाएगा और पंजाब आ जाएगा। अगर आप PK में रहते हैं, इसी तरह आप डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप देखेंगे, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं समझ आते कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो आप अपना NIC को बैक साइड करिएगा तो उसमें वाज़ेह तौर पर डिस्ट्रिक्ट की निशानी लिखी हुई होती है। 10 नंबर पर है अपने घर का फ़ोन का नंबर, रेजिडेंटल फ़ोन नंबर मांग रहा है, रेजिडेंट फ़ोन नंबर मांग रहा है, तो आपने अपने घर का फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर जो भी आप देना चाहें उसको मेंशन करें। ये केस आएगा अगर अल्लाह ना करे कोई आपके पास अगर आपको फ़ोन कर रहा हो तो आप फ़ोन ना उठा पाए, तो ये आपके ये इमरजेंसी नंबर के ऊपर ये कॉल करेंगे। 11 नंबर के ऊपर ईमेल एड्रेस डालेगा, अपना जो आपका करंट ईमेल एड्रेस है वो डालिएगा। 12 नंबर के ऊपर अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। 13 नंबर के ऊपर एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे कि वाइफ या दीगर अपने बहन भाइयों में से किसी अजीज़ का आप नंबर अजीज़ का नंबर डाल सकते हैं। अच्छा, आप कॉलम नंबर 14 के ऊपर आ जाएं, आपको डोमिसाइल कौन सा है, आप जिस इलाके का डोमिसाइल है। अगर आपको डोमिसाइल नहीं पता हो तो मेरी फर्दर वीडियो में पता चल जाएगा आपको डोमिसाइल कैसे बनता है, किस प्रोविंस का होता है, किस तरह वेरीफाई करवाते हैं, तो आप उसको आप देख सकते हैं। अब मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं, नॉन मैरिड हैं, विडो हैं या बेवा हैं या तलाक याफ्ता हैं, तो उसमें आप मेंशन कर सकते हैं। जो भी आपका स्टेटस है वो आप मेंशन कर सकते हैं। अब 16 नंबर पे एजुकेशन लेवल है, आपने जो भी आपकी एजुकेशन है, मैट्रिक है या इंटर है, बैचलर है, मास्टर है या PhD है, तो आपने उस चीज़ को मेंशन कर देना है। अगर आप गैर तालीमी याफ्ता हैं तो उसको मेंशन कर देगा। 17 नंबर उसके ऊपर आ जाएगा रिलीजन का, मज़हब का, आप मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम हैं, 2 ऑप्शंस आ जाएंगे, आप उसको वाज़ेह कर सकते हैं। इसी तरह 18 नंबर पर आ जाएगा रेजिडेंटल स्टेटस आ जाएगा, रेजिडेंसी स्टेटस आ जाएगा, रिहायशी हैसियत आ जाएगा। आप अपने घर में रहते हैं, किराए के घर में रहते हैं, वालिदैन के साथ रहते हैं या सरकारी रिहाइशगाह में रहते हैं, आप उसको मेंशन कर दीजिएगा। अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा। अगर आप ज़ाती घर में रहते हैं तो आपको उसमें अगर NIC के अंदर ज़ाती घर मेंशन है तो फिर उसमें आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। अगर आप वालिदैन के साथ रहते हैं और आपके NIC में भी वही एड्रेस है तो फिर भी आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। और सरकार की रिहाइश में जो रहने वाले हैं उनके पास परमिट होता है तो वो परमिट शो करवा सकते हैं। 9 नंबर पर हैं आप रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट है, ये खासकर उन लोगों के लिए जिनकी डुअल नेशनलिटी होती है, अगर है तो आप किस मुल्क के हैं। अच्छा, अब 20 नंबर पर है आपका स्टेटस क्या है, फाइलर है, नॉन फाइलर है। मेरी पीछे वीडियो बनी हुई है किस तरह हम चेक करते हैं कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, आपने रिटर्न जमा करवाए हुए नहीं करवाए हुए, तो आप उस वीडियो को ओपन करके देख लीजिएगा, आपका करंट स्टेटस पता चल जाएगा। 21 नंबर पर आपका NTN नंबर है। NTN नंबर वो होता है, NTN नंबर बेसिकली 7 डिजिट का एक अलग नंबर होता है, लेकिन आमतौर पर इसको यूज़ नहीं किया जाता।
आपको जो CNIC का नंबर है, शनाख्ती कार्ड का नंबर है, वही आपका NTN का नंबर है। अच्छा, डिटेल ऑफ माइनर, अब इसके बाद हम दूसरे कॉलम में चले जाते हैं। डिटेल ऑफ माइनर एप्लीकेंट, अगर कोई बच्चा है जिसने जो बिहाफ ऑफ वालिदैन अपने पैसे रखवा रहा है, तो उसके ऊपर माइनर का सबसे पहले नाम आएगा, माइनर का फादर का आएगा, नंबर 3 पर गार्डियन किसके पास है, किसकी कस्टोडियन में बच्चा रहता है, बे फॉर्म के मुताबिक उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, चौथे नंबर, 5वें नंबर पे उसकी पैदाइश क्या है, उसका रहायशी पता क्या है, डिस्ट्रिक्ट, शहर, प्रोविंस क्या है। अच्छा, अब जो मेन कॉलम है इसका ज़राए आमदन और पेशे की तफसीलात, ये बिल्कुल एक बहुत हसास टॉपिक है और इसको आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है। इसको किसी से भी, उस इदारे के लोगों से भी कोशिश करना है कि आपने डिस्कस नहीं करना, और इर्रेलेवेंट और अपना कोई पर्सनल अकाउंट नंबर, कोई डिटेल नहीं बतानी, और कोशिश उनको आपने ये भी करना है कि इदारे वाले किसी भी तरह का उसको मिसयूज़ ना करें और इसकी कोई फ़ोटोग्राफ ना लें, इसकी कोई फ़ोटोकॉपी ना लें। ये ओरिजिनल आपकी जमा हो जाएगा, उनके पास एक खाते की किताब होती है, उसके अंदर ये लगा देते हैं आपकी बायोमेट्रिक करने के बाद। आपने इस चीज़ को थोड़ा सा नोट कर लेना है, इसलिए कि ये आपकी बहुत ज़ाती मालूमात है। अच्छा, अब हम आ जाएंगे डिटेल ऑफ सोर्स ऑफ इनकम एंड ऑक्यूपेशन, ज़रा आमदन और पेशे की तफसीलात। नंबर 1 आ जाएगा, इसमें 2 कॉलम्स हैं। नंबर 1 पर आ जाएगा पेशा, आपका पेशा क्या है, मतलब आप किस रेलिवेंट आप काम करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे बहबूद की ज़्यादातर ख़वातीन जो लेती हैं वो घरेलू ख़वातीन होती हैं, वो उसमें मेंशन कर सकती हैं हम हाउस वाइफ हैं। अच्छा, और जिस तरह जो बहन भाई अपने भाइयों को पैसे रखवा देते हैं या अपनी बहनों को पास भाई या उनके बुज़ुर्ग या गार्डियन कस्टोडियन पैसे रखवा देते हैं, तो वो अनएम्प्लॉय अगर लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। अगर जो स्टूडेंट हैं, जिस तरह स्टूडेंट के लिए शॉर्टकट स्कीम्स आती हैं 3 महीने, 6 महीने, साल की, किसी ने डिफेंस लेना होता है तो डिफेंस सर्टिफिकेट, तो वो स्टूडेंट तो अपने आप को स्टूडेंट मेंशन करे। अच्छा, अब उसके साथ स्टूडेंट मेंशन करेगा तो स्टूडेंट का कार्ड लगा देगा, ठीक है। अच्छा, आप एग्रीकल्चर के साथ मतलब आप कारोबार करते हैं तो आपको ज़मीन के कागजात लगाना पड़ेंगे। अच्छा, अब आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आपको ऑफिस का ड्यूटी का कार्ड लगा दिएगा, वो आपके पास काफ़ी है। और जिस तरह ऑटोनमस बॉडी में काम करते हैं, आप वकील हैं तो आप उसमें भी आ जाते हैं। सरकारी मुलाजमीन की एक बड़ी फहरिस्त उन्होंने दी हुई है और इसमें सेमी गवर्नमेंट भी दी है, ऑटोनमस बॉडीज़ भी दी हुई हैं। और तो आपने जिस तरह का आपकी ऑक्यूपेशन है आपने वो देखना है, आप ऑटोनमस बॉडी में काम करते हैं या सेमी गवर्नमेंट में करते हैं या सरकार के इदारे में करते हैं, तो आपने वो मेंशन करना है। उसके साथ उसको प्रूफ के तौर पे जो मैं काम करता हूँ आपने उसका प्रूफ लगाना है। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आपने ऑफिस कार्ड लगा देना है, ठीक है। आप घरेलू खातून हैं तो आपको कुछ भी नहीं लगाने की ज़रूरत। आप तालिबे इल्म हैं तो आपको वो अपना विजिटिंग, अपना जो कार्ड होता है, आपको जो स्टूडेंट कार्ड बनते हैं तो आपने वो लगाना है। अगर आप बेरोज़गार हैं तो उसमें कोई नहीं। अगर आप रिटायर हैं तो आपको पेंशन बुक की कॉपी लगाना है, ठीक है। अगर आप कारोबार करते हैं तो आपको लेटर हेड लगाना है। अगर आप किसी भी तरह का कोई कारोबार करते हैं तो आपने लेटर हेड बनाना है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स करते हैं, कंपनी में जॉब करते हैं, फैक्ट्री में जॉब करते हैं, तो आपने अपना जॉब कार्ड लगाना है। अगर इसके अलावा आप खुद कफील हैं, मतलब कि जिस तरह सेल्फ एम्प्लॉय कहते हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं मतलब जैसे ऑनलाइन अर्निंग करने वाले लोग हैं, तो आप उसमें खुद कफील भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो आप कंपनी रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, खुद कफील भी लिख सकते हैं जिसमें सेल्फ एम्प्लॉय आ जाता है। इस तरह आजकल ख़वातीन घर में बेकिंग करके सेलिंग कर रही हैं। इसी तरह बहुत सारे घर में बैठ के काम हो रहे हैं, और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज से लोग ताल्लुक़ रखने वाले हैं तो वो भी सेल्फ एम्प्लॉय के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। इसके अलावा आप कोई और काम करते हैं जो इस फहरिस्त में नहीं है तो आपने उसको मेंशन कर देना। अच्छा, अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉय करते हैं उसके सबूत के तौर पे आपको कुछ देना पड़ेगा। या तो आप अपना NTN बना के उसको दे देंगे आप इदारे को, या तो आप अपना जैसे विजिटिंग कार्ड है या अपना डेस्टिनेशन को, जो डेस्टिनेशन पॉइंट्स आप सेलिंग करते हैं तो आपने वो देना पड़ेगा, ठीक है। ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड सेक्शन आ गया सोर्स ऑफ इनकम, ज़राए आमदन के मतलब आप पैसे किस तरह कमाते हैं। मिसाल के तौर पर आप मिसाल के तौर पर आप वो सरकार की जॉब करते हैं तो आप उसमें सैलरी के ऊपर आ जाएंगे, तो आपने सैलरी लिख देना है। जितनी भी आपकी सैलरी होगी तो आप उसको बस उसमें सैलरी का मेंशन कर देना है, ठीक है। उसमें आपसे फिर सोर्स ऑफ इनकम नहीं मांगेंगे। अगर आपको सोर्स ऑफ इनकम देनी है, अगर ज़्यादा है सैलरी, तो आपको 2 सूरतों में देना पड़ेगी। आपकी जो स्लिप्स आती हैं तो आपने स्लिप्स देना होगी,
कि टैक्स एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट आता है। जितने भी सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, जिनके अकाउंट्स में तनख्वाहें आती हैं, तो उनके पास सैलरी का स्लिप्स आती हैं, टैक्स एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट्स आते हैं उनके पास, तो वो मेंशन करना है। आप पेंशन वाले लोग हैं तो अगर आप पेंशन की बुक है तो पेंशन की बुक की आप कॉपी लगा सकते हैं फॉर प्रूफ, ठीक है। अगर आप रेमिटेंस आती है, बाहर मुल्क से पैसे आते हैं, जैसे कि बाहर मुल्क में बहुत सारे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं, वो अपने बहन भाइयों को, अपने घर वालों को, बीवी बच्चों को पैसे भेजते हैं, तो उसकी रेमिटेंस की कॉपी आपको लगाना पड़ेगी। अगर आप प्रॉपर्टी किसी को रेंट आउट की भी है आपने, उसका किराया आता है, तो आपने उसके प्रूफ के तौर पर उसका अपना पहले आपको रजिस्ट्री की कॉपी लगाना पड़ेगी कि ये मेरा घर है, उसके बाद एक किरायानामा। इनहेरिटेंस आ रही है, मतलब आपको विरासत में पैसा मिला हुआ है, जैसे सक्सेशन सर्टिफिकेट के बाद लोगों को पैसा मिलता है, तो आपने उसको मेंशन कर देना है कि मेरी विरासत का पैसा है। और अगर आप बेरोज़गार हैं तो आपने वो मेंशन कर देना है। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ बताऊंगा, जिनकी 5 लाख से कम तनख्वाह है, जिनकी 5 लाख से कम सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, तो उनके लिए इन्होंने एक अलग से फॉर्म बना दिए, ताकि इन मुश्किलात से आसानी के लिए उनको, जिनकी कम सेविंग प्लान लिए हुए हैं, तो उनके लिए। अच्छा, और इसमें एक आती है ज़ाती बचत, पर्सनल सेविंग आती है। अगर आप पर्सनल सेविंग की हुई है तो आप उसमें मेंशन कर देंगे, तो वो आपसे पूछेंगे आपने पर्सनल सेविंग कैसे की हुई है, ठीक है। तो आपने उसको सबूत के तौर पर बताना है कि जैसे सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आई थी सबसे पहले। या तो आप एक एफिडेविट जमा करवा सकते हैं, एफिडेविट नहीं जमा करवा सकते तो आप ये बता सकते हैं कि आपके शौहर ने दिया था, तो आप अपने शौहर के अकाउंट ज़ाहिर कर सकते हैं इसमें, या आपके भाई ने दिया था, या आपकी बहन ने दिया था, या आपके पास बाहर से पैसा आया था, जिस ज़माने में भी आया था, आपने वो चीज़ सोर्स ऑफ इनकम प्रूफ कर देनी है अपनी, ठीक है। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो जैसे आमतौर पे अगर आपके जिस तरह शौहर रिटायर हुए हैं, तो अपने शौहर का अकाउंट आप लगा के दे सकते हैं कि ये मेरे सरपरस्त हैं, तो इनको मेंशन कर सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो जिस तरह अगर आपकी किसी इदारे से तनख्वाह नहीं आती, आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, मतलब जिस तरह आप घर में बेकिंग वगैरह करते हैं या कुकिंग करते हैं घर में, या दीगर ज़राए से आप आमदनी कमाते हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आती है, तो आप अपने अकाउंट की उनको स्टेटमेंट दे सकते हैं। अच्छा, अब 3 नंबर पर आ गया दफ्तर का नाम। अगर आप किसी दफ्तर में काम करते हैं तो उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन, जिस तरह आप पाक आर्मी में काम करते हैं तो आप पाक आर्मी लिखेंगे। डेजिग्नेशन अगर आप ऑफिसर लेवल के हैं या ग्रेड जिस लेवल के भी हैं, आप लेफ्टिनेंट लेवल के हैं, तो आपने वो मेंशन कर देना है। और 5 नंबर में आपने मेंशन करना है कि आप कारोबार, बिजनेस या नौकरी किस डिस्ट्रिक्ट में करते हैं, किस प्रोविंस में करते हैं, और दफ्तर का एड्रेस क्या है वो मेंशन कर देना है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो उसके लिए तो मैंने आपको बता दिया था, लेटर हेड वगैरह आपने देना है, और ये सारी चीज़ें आपने उसमें लिख देनी है कि मैं बिज़नेस करता हूँ, तो उसका दफ्तर का एड्रेस आपने लिख देना है, सूबा, डिस्ट्रिक्ट और सिटी लिख देना है। 6 नंबर पे लिखना है एम्प्लॉयर। अगर आप किसी से आप जॉब्स करते हैं तो अपने एम्प्लॉयर का नंबर और ईमेल एड्रेस लिखना है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो अपना ईमेल एड्रेस और अपना ही नाम लिख देंगे आप। अब 7 नंबर पे बड़ा अहम सवाल है कि एनुअल इनकम कितनी है, आपकी सालाना आमदन कितनी है। जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आपको टैक्स एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट मिले। अच्छा, आपको टैक्स एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें मेंशन हो जाएगी आपकी सैलरी कितनी है। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके अकाउंट में अगर पैसे आते हैं तो आपने उसको मेंशन कर देना है कि मेरे पास इतने पैसे आते हैं। कोशिश करें स्टेटमेंट के थ्रू जितने पैसे आते हैं वो मेंशन करें, ताकि डॉक्यूमेंटेड हमारी इकनॉमी हो रही है, तो बेहतर है कि ये तरीक़ेकार हमारा बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट्री तरीके से साथ हो जाए। और अगर आप हाउस वाइफ हैं तो उसको आप एम्प्टी छोड़ सकती हैं, तो आप 4 लाख रुपए लिख दें। अच्छा, इसके साथ 7 नंबर पर आप सालाना आमदनी आपकी कितनी है। अच्छा, उसके 8 नंबर पर हैं आप कितनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मतलब आप साल में कितनी दफ़ा सेविंग कर सकते हैं। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि साल में आप कितनी बार पैसे जमा कराएंगे, कितनी दफ़ा आप सेविंग कर सकते हैं। आप उसमें ट्रांजैक्शन लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन एनुअली कितनी होगी। 4 दफ़ा करवाएंगे, जैसे कि ख़वातीन होती हैं और आदमी होते हैं, वो अपनी सैलरी से एक पार्ट जमा कर देते हैं, 4-6 महीने के बाद वो डिपॉजिट करा देते हैं। इसी तरह जमा कराई जाने वाली रकम
कितनी है, इब्तदाई रकम 9 नंबर पर इनिशियल डिपॉजिट कितने हैं, आप वो लिख सकते हैं जो डिपॉजिट। अच्छा, अब 10 नंबर पर आपने इसको पूरा लिखना है, मुतवक्का कुल निकाली जाने वाली रकम कितनी है 10 नंबर पर। मतलब कि अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए मुकम्मल पैसे निकालने की, तो इसमें आप वाज़ेह तौर पे लिख दें कि मैं मुकम्मल भी पैसे निकलवाने का हकदार हूँ। ये अगर जैसे बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग हर साल 1-1 लाख 2-2 लाख या किसी घर ख़रीदना होता है या कोई घर में तकरीब होती है या किसी को पैसे देना होते हैं, तो वो एक ख़ास ट्रांजेक्शन लिख देते हैं, मैं साल में बस एक हद तक ही निकाल सकता हूँ, बाकी 50 लाख रुपए मेरे हमेशा महफूज रहेंगे, 30 लाख रुपए हमेशा महफूज रहेंगे। आप इसमें कोशिश करेंगे पूरी लिखवाएं रकम। अच्छा, और उसके बाद आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। ये सबसे मेन ज़रा आमदन और पेशे की तफसीलात मेन सेक्शन है। उसके बाद आ गया कि डिटेल ऑफ बेनिफिशियल ओनर आ गया, उसमें आप सेल्फ हैं, दीगर कोई है तो आप उसमें लिख सकते हैं। उसमें फिर अपना नाम लिखेंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, रिहाइश, आमदन, और तो उसमें अगर आप किसी को मेंशन करना चाह रहे हैं, जिस तरह अगर आप आपके साथ जो फ़ायदा उठाने बेनिफिशरी हैं आपके साथ, तो उसका रख दें, वरना इसको आप इसको सबमिट ना करवाएं। फिर उसके नीचे आएगा इकरारनामा आएगा, डिक्लेरेशन आएगी, आपने डिक्लेरेशन में बेस्ट ऑफ माई नॉलेज में आपने साइन करना है। उसके बाद ये CDD और EDD चेक है, मतलब ये वहाँ के ऑफिसर जो लोग होंगे ये आपको खुद चेक करेंगे। उसमें आपको 9 चीज़ें आपको दी गई हैं। आमतौर पे मेरे पास बड़ी कंप्लेन आई है इसकी, और मेरे पास साथ बड़े लोगों ने सवाल जवाब किए हैं, तो इसके मुतालिक यही होता है सबसे ज़्यादा कि लोग समझ नहीं पाते कि वो मांग क्या रहे हैं। बैंक वाले मिसबिहेव करते हैं, इसलिए कि बैंक वाले रिटेट हुए हुए होते हैं, लेकिन बहुत गलत तरीका है उनका। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि सबसे पहले हम ये 9 नंबर की जितनी चीज़ें हैं जिसमें ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है तो हम उसको देखें। उसमें सबसे पहले आपने चीज़ें लेके जानी हैं। सबसे पहले वैलिड NIC होना चाहिए आपका। आप खुद चेक लगाएं, इसमें उनके ऊपर ना छोड़ें, खुद चेक लगाएं। सबसे पहले नंबर पर वैलिड NIC है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसमें मेंशन करें नहीं है, अगर है तो ठीक है। नंबर 2, इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। तो आपने सोर्स ऑफ इनकम में जिस तरह मैंने आपको बताया था, अगर आपके रिमिटेंस आते हैं तो आपके अकाउंट दे दें। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है तो उसका सेल एग्रीमेंट दे दें। अगर आपके पास रेंट आता है तो उसका किरायानामा दे दें। अगर आप सेल्फ हैं तो अगर आप कहीं और से आमदनी कमाते हैं, जिस तरह घर में ख़वातीन कमाती हैं, तो अपना स्टेटमेंट दे सकती हैं। अगर जैज़ कैश और दीगर वो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू अगर आपके पैसे आते हैं तो उसकी स्टेटमेंट निकलती है, तो वो जमा करा सकते हैं आप। ठीक, इसके अलावा अगर आप कोई ज़राअत से काम करते हैं तो वहाँ से, अगर आप मिडिल मैन हैं तो वहाँ की आपको स्लिप्स मिलती हैं, तो आप वो मेंशन करवा सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 पर। नंबर 3 पर इन्होंने खुद आपको स्कैनिंग करना है, नेम स्कैनिंग करना है। नंबर 4 के ऊपर भी इन्होंने खुद ये लिस्ट एक आती है, उसमें चेक करना है NACTA की लिस्ट है। नंबर 5 आपको बायोमेट्रिक उसी वक्त आपका करवाएंगे। बायोमेट्रिक करवाएंगे तो उसी वक्त आपका नाम, आपका एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है। नंबर 6, अगर इन केस ऑफ बेनिफिशियल ओनर अदर देन है प्राइमरी एप्लीकेशन, तो ये एक अलग क्राइटेरिया, तो इसमें इतना नहीं है। अच्छा, नंबर 7 वो आपका कंप्लीट फॉर्म देखेगा, उसके बाद वो कहेगा हाँ ठीक है। अच्छा, नंबर 8 अगर आपको देखेगा कि आप हाई रिस्क में तो नहीं है, कोई फैमिली के ऊपर केसेस तो नहीं बने, क्लोज एसोसिएट तो नहीं है, और कस्टमर और दीगर किसी इदारे से तरीके से कोई मुब्तला तो नहीं है, कोई केसेस तो नहीं है, और EDU कंडक्ट है अगर आपके पास, तो वो आपको, अगर आपके साथ कोई मसला होता है, ये दोनों मतलब आपके लिए नहीं है। आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपके लिए चीज़ है, एक तो आपके पास वैलिड NIC होना चाहिए, एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, और थर्ड अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो लेटर हेड होना चाहिए। तो अगर आपको इसके मुतालिक कोई सवाल है, कोई नहीं समझ आ रही, और अगर आप पीछे वाली भी वीडियो मेरी रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपको कोई मुश्किल या कोई दिक्कत लग रही है तो इंशाल्लाह मुझे इसमें कमेंट कर दीजिएगा, और पॉइंट के साथ लिख दिएगा कि इस पॉइंट में मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तो मैं इंशाल्लाह आपको उस क्राइटेरिया में आपको गाइड कर दूंगा कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल फील फ्री आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे, जो कि 030020177575 है, और मेरा ईमेल एड्रेस है usmanhsa@gmail.com।
और मैं कराची से, मेरी लॉ एसोसिएट जो है वो कराची में है, और अभी तक ये पूरे पाकिस्तान के अंदर नेशनल लेवल पर नहीं है। ये इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी एसोसिएट आ जाएगी जो कि आपकी रहनुमाई भी करेगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं बेस्ट ऑफ माई नॉलेज दे रहा हूँ, और मैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या नेशनल सेविंग बैंक का कोई नुमाइंदा नहीं हूँ। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ, और ये सारी चीज़ें मैं मफाद आमा के लिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों की बेहतर से बेहतर रहनुमाई हो सके और आइंदा जाके किसी भी मुश्किल में आप लोग ना फंसें। और हमारे किसी भी नंबर पे आप, हमारा कोई ऑफिशियल अकाउंट है, और किसी भी जगह पर आप ना अपनी कोई पर्सनल डिटेल भेजिएगा, ना NICs, ना सर्टिफिकेट, ना हमारा कोई एजेंट सिद्दीकी लॉ एसोसिएट का ये काम करता है। और बराए मेहरबानी उसको किसी भी तरह का किसी भी हमारे नुमाइंदे से लेन देन नहीं करेगा, वरना बाखुद आप खुद ही उसके ज़िम्मेदार होंगे। हमारी तरफ से किसी भी तरह की जो कम्युनिकेशन होती है वो वीडियो के थ्रू होती है, और अगर आप मैसेज वगैरह करना चाहें तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल डेटा आपने बिल्कुल शेयर नहीं करना। मुझे इजाज़त दीजिएगा उस्मान सिद्दीकी को। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।